हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं लेवल 3 यानी पीजीटी का पेपर है। ये 2020 में आया है और ये पीजीटी हिंदी का पेपर है। और इससे पहले भी मैंने टीजीटी 2020 का और प्रीवियस ईयर पेपर डाल रखा है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अब हम शुरुआत, यहाँ हम सिर्फ हिंदी के क्वेश्चन करेंगे। जो आपके 75 क्वेश्चन हैं, 15 तो क्वेश्चन आपके ये हैं व्याकरण के हैं, और इसके साथ ही आपके 91 से लेकर 150 तक आपके 60 क्वेश्चन साहित्य के हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आज व्याकरण और साहित्य दोनों को कंप्लीट कर दें। आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। और इससे पहले हम इसकी शुरुआत करें, आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे द्वारा डाली गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करें कहाँ पर आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या फिर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट करें। और अगर मैंने कोशिश करी है कि इसमें गलती ना के बराबर हो, लेकिन फिर भी अगर गलती हो जाती है तो मैं पहले से आपसे क्षमा चाहती हूँ। देखिए, निजवाचक सर्वनाम युक्त छाटिए, ये मैंने पहले आपको बता दिया और आप सबको पता भी है, जो एग्जाम दे चुके हैं। जो नए जो कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि ये जो है पहले सर्वनाम का, यानी माफ़ कीजिए, पहले व्याकरण का टॉपिक होता है, फिर साहित्य में पूछा जाता है। निजवाचक, निज का मतलब होता है अपना, यानी निजवाचक सर्वनाम जो अपने आप के लिए प्रयोग किया जाता है। यह देखिए, आप अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं, तो यहाँ तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ जो है उनके लिए आदर के लिए आया है ये आप शब्द। लड़के आप ही चले जाएंगे, देख लेंगे, आप लोग शांत हो जाइए, तो यहाँ भी आदर के लिए आप हुजूर पधारें, ये भी है। तो इसका जो है आंसर होगा नंबर 2। चलो अब आगे चलते हैं। वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। देखिए, यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो है इसमें एस्टेट का जो एग्ज़ाम होता है, एस्टेट के एग्ज़ाम में क्या होता है कि कभी ये आपको बार बार देखने को मिलेगा, कभी अशुद्ध है, कभी नहीं है, कभी असंगत है। मतलब ये जो प्रायवाची होते हैं ना, गलत की, कभी गलत है, कभी असंगत है, अब नहीं है। तो पहले आपको क्या करना है, ये छोटी छोटी गलतियां हैं ना, हमें एग्जाम में फेल करवा देती हैं। और ये जो छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देना तो हम अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। बहुत सारे हमारे जो है कैंडिडेट ये कहेंगे, ओहो घर आकर इसका तो ये नहीं पूछा गया था, मैंने तो इसमें है। ऐसे हमारे 3-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और खासकर देखा जाए तो एस्टेट में आपको ये नहीं है, ऐसा तो बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम है वो नेट के लेवल का आजकल आने लगा है। और ये बात मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ, अगर किसी भी कैंडिडेट जो टीजीटी का, उसको ये लग रहा है ये तो पीजीटी का है तो मेरे काम का नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिए, जो टीजीटी और पीजीटी हरियाणा में कोई लेवल नहीं है। पीजीटी और टीजीटी दोनों ही काफ़ी टफ, बहुत मुश्किल पेपर आ रहे हैं, यानी नेट लेवल के पेपर आ रहे हैं। तो आपको हाई से हाई लेवल तक तैयारी करनी है। तो मेरे ख्याल से आपका ये डाउट ख़त्म हो गया होगा कि ये पीजीटी का मैं क्यों देखूँ। तो टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण रहेंगे। आप सभी को टीजीटी पीजीटी जितने प्रीवियस ईयर है सबको करते हुए चले। तो देखिए, अब समय न गवाते हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए, योगी मृत्युपरांत योगी राज प्रोज्वल प्रज्वलित। अब मैं एक बात आपसे और क्लियर कर देती हूँ। देखो, आपको क्या करना है, जैसे ये है प्रोज्वल है, प्रज्वलित है, योगीराज है, मृत्युपरांत है, तो देखिए एक होता है उज्ज्वल। उज्ज्वल बहुत पूछा गया है। उज्ज्वल में ये दोनों ज आधे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, इस पर प्रोज्वल में भी दोनों ज आधे हैं, ये ठीक है। और ये है, और इसके साथ ही ये होगा
प्रज्वलित। इसमें जो है आपको ये पजल करने के लिए आपको ये लग रहा होगा कि ये, क्योंकि पुज्वल में दोनों आधे ज आते हैं, आपको लग रहा होगा प्रज्वलित में भी दोनों आधे ज आते होंगे। नहीं, ये ठीक है, इसमें एक ही ज आधा आएगा, दो ज आधे नहीं आएंगे। तो इसका योगीराज भी ठीक है। योगीराज में है ना बड़ी ई की मात्रा दे दी जाती है, लेकिन योगीराज में छोटी ई की मात्रा ही आएगी। तो इसका आंसर ये आएगा, मृत्योपरांत, ये ठीक रहेगा, मतलब ये अशुद्ध है। विलोम की दृष्टि से असंगत जोड़े को छाटिए। असंगत मतलब फिर वही बता रही कि भी अशुद्ध, कभी असंगत, कभी नहीं, ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको मैंने पिछले भी जो किस तरह पेपर सोल्व करने, अगर आपको ये डाउट लग रहा है कि हमें पेपर से हमारा जो है टाइम पर पेपर नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो मैं एक वीडियो आपको ये भी बना दूंगी कि आप किस प्रकार से प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करके और किस प्रकार से एग्जाम में जो आपको हड़बड़ाहट होती है ना वो ख़त्म करें, किस प्रकार सोल्व करें। इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगी। अगर आपको आपके नहीं अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, मैं एक वीडियो आपके लिए ये भी लेके आऊँगी। अब देखिए, इसमें विलोम कभी विपरीतार्थक पूछ लिया जाता है, कभी विलोम मतलब उल्टा, किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ। लंबा, नाटा, ये ठीक है। अभिग, अनभिग, ये भी ठीक है। मतलब अभिग का मतलब जानने वाला, अनभिग मतलब नहीं जानने वाला। ये सत्कार, तिरस्कार, सत्कार मतलब आदर करने वाला, तिरस्कार मतलब अपमान करने वाला, ये भी ठीक है। अनुरक्ति विरक्ति नहीं, अनुरक्ति विरक्ति होगा, इसका ये आंसर आ जाएगा, ये आएगा इसका 33 का 3। चलो अब आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखिए, इसमें फिर नहीं पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, नहीं है पूछा गया है तो आपको नहीं, तो उर्मिल, फेनिल, मरियल, जटिल, तो इसका आंसर आएगा मरियल, क्योंकि मरियल जो है मूल शब्द है। मरियल यानी आप कभी दैनिक जीवन में जो हमारे आम बोलचाल में मरियल यानी जो पतला सा आदमी है, जो भी होता है पतला सा, उसको मरियल बोल देते हैं। जटिल, फनिल, उर्मिल, सब में इल प्रत्यय लगा है, लेकिन ये मरियल में नहीं, ये मूल शब्द है। आगे बढ़ते हैं। अभी इस साइड करना होगा, यहाँ तक 35 हो गए हैं। अब आगे चलते हैं। ये 35वां, बकरी का प्राय नहीं है, मतलब प्राय का मतलब कि समानार्थी शब्द है, कहीं पर्यायवाची दे दिया जाए तो पजल नहीं होना है, असमंजस की स्थिति में नहीं होना है कि ये क्या पर्याय क्या चीज़ है। पर्यायवाची को पर्याय या समानार्थी बोलते हैं, तो ये समान अर्थ हैं। बकरी का है अज्जा, भी बकरी को बोलते हैं, जागी भी, झेरी भी, तो इसका आंसर ये आएगा। वर्दगी जो है ये बकरी को नहीं बोलते हैं। एक होता है गज, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो गज है वो हाथी के लिए आता है। अब आगे बढ़ते हैं। 36वां नंबर क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है, फिर नहीं पूछा गया है। पिछला जो मैंने जितना अब तक अध्ययन किए हैं उसमें नहीं है पूछा गया है, तो जाति पूछा क्या गया है, जातिवाचक, उसको अंडरलाइन करना है। और क्या पूछा गया नहीं है, उसको आप इसको ज़रूर ध्यान रखें। फिर आजकल की पढ़ाइयाँ बहुत महंगी हैं, ऊंचाइयाँ नापनी है तो पर्वतों की सैर कीजिए, कभी कभी बुराइयाँ ही अच्छाइयाँ बन जाती हैं, ये मैंने अनुभव किया कि उसे ऊंचाई से डर लगता है, तो ऊंचाई से डर लगता है। तो ये देखिए, यहाँ देखिए, तो देखिए जब कोई जातिवाचक संज्ञा होती है, माफ़ कीजिए, जब कोई भाववाचक संज्ञा होती है तो उसमें अगर हम प्रत्यय लगा देंगे, यानी भाववाचक संज्ञा एक वचन में होती है, हमेशा एक वचन में, ध्यान दीजिए आप। क्वेश्चन को हल करवाने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर करने बैठे ना, कॉपी और पेन लेके बैठा करो, और फिर आपके जो टॉपिक हुए हैं ना, सब हुए या नहीं हुए,
तो आप कॉपी लेके बैठो, और उसमें है ना जितने क्वेश्चन मैं आप 75 करवाऊंगी तो आपने 31 से 45 तक एक जगह लिख लेना है, और फिर 91 से लेके 150 तक ऐसे एक जगह लिख लेना। इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि हमारे 75 में से यानी 60 में से 75 में कितने नंबर आ रहे हैं, और कितनी हमारी तैयारी हो चुकी है और कितनी हमारी बाकी है। देखिए अगर आपके 40 से प्लस आ रहे हैं तो मतलब आपकी तैयारी ठीक ठाक है, यानी आपका एग्ज़ाम आप निकाल सकते हैं। मतलब अगर आपके हैं 35 से कम आ रहे हैं तो समझ लेना आप बहुत पीछे हो, काफ़ी बच्चों से पीछे हो आप। तो आप कोशिश करें कि आप 60 में से कम आप 45 प्लस ले, यानी 50-55 के आसपास लेने की कोशिश करें। अगर आप इतने आ रहे हैं तो अगर आप 35 से नीचे हो तो आपको काफ़ी तैयारी की ज़रूरत है, तो इसका भी ध्यान रखें। अब सोल्व करते हैं। देखिए जब वे जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है, और जब हम उसमें प्रत्यय लगा देते हैं भाववाचक संज्ञा में, यानी एक वचन से उसे बहुवचन बना देते हैं, तो वो जातिवाचक यानी जातिवाचक संज्ञा वाक्य नहीं है, तो वो भाववाचक जातिवाचक में बदल जाती है। ठीक है, तो आजकल की पढ़ाइयाँ बहुत महंगी हैं, ये भी नहीं है, बहुत ऊंचाइयाँ नापनी है तो हिमालय की, ये भी नहीं है, कभी कभी बुराई अच्छाई बन जाती है। मैंने अनुभव किया कि उसे ऊंचाई से डर लगता है, तो ये होगा क्योंकि इसमें भाववाचक संज्ञा है, इसमें भाववाचक है। अब आगे देखिए, किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें भी नहीं पूछा गया है। अभी तो आपने देख लिया होगा कि किस में नहीं है और किस में ये पूछा गया है। तो इसमें आएगा आंसर वाग प्लस चिदाभास तदर्थ तिरोहित वागीश्वर, तो वागीश्वर में भी व्यंजन संधि है, और चिदाभास में और तदर्थ तिरोहित में जो है व्यंजन संधि नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। देखिए संधि को भी आपको गहराई से पढ़ना है। अभी शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। ये काम कोई वकील से ही हो सकता है, मैंने उनका धन्यवाद किया, कृपया दरवाज़ा बंद करने की कृपा करें, हम सभी मानवीय दुर्बलताएं हैं। तो देखिए जब आप पेपर सोल्व करें पहले काटना सीखे कि ये तो हो ही नहीं सकता, फिर उसमें तो निशान ना के बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं 3 को काट देती हूँ। अब ये देखिए मैंने 3 को क्यों काटा, यहाँ शुद्ध पूछा गया है, ये देख लेते हैं। 3 को मैंने इसलिए काटा क्योंकि एक शब्द यानी दो शब्द एक जैसे अर्थ देने वाले एक समय में नहीं आएंगे। तो यहाँ कृपा का भी वही अर्थ है और कृपा का भी, क्योंकि ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए 3 बच गए बाकी, वो उनमें से कौन से आएंगे। ये काम कोई वकील से ही हो सकता है, अपने आप ही गलत लग रहा है, ये काम कोई वकील ही कर सकता है, ऐसे आएगा। मैंने उनका धन्यवाद, उसका धन्यवाद, तो इसका जो है 4 सही हो जाएगा। हम सब में मानवीय दुर्बलताएं होती हैं। अब आगे बढ़िए इधर से। तो देखिए अब मैंने एक पेपर और भी डाल रखा है, वो भी देख लीजिए। एक इसके साथ ही बता दें तो कि मैंने एक तत्सम तद्भव की जो ट्रिक की वीडियो बनाई है। अगर आप तत्सम तद्भव में आपको लग रहा हो इतने सारे तत्सम तद्भव कैसे रटेंगे, एक क्वेश्चन गलत हो जाने दो, कोई हो जाने दे, लेकिन एक एक से ही देखिए हम मेरिट में रह जाते हैं और एक एक से ही हम मेरिट में आ जाते हैं। तो मैंने किसी को तत्सम हजारों लाखों ऐसे कितने रटोगे, हजारों शब्द है, कितने रटोगे। मैंने सिर्फ 10 लाइन की तत्सम तद्भव की वीडियो बनाई है, सिर्फ 10 लाइन की, और वो आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को दबाओगे तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सिर्फ 10 लाइन की, 10 लाइन में देखिए आप 95% मैं इस बात का वादा करती हूँ कि अगर आप में से एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए, यानी 95% आपका तत्सम तद्भव गलत नहीं होगा। अब मैंने 95% क्यों बोला, 100% क्यों नहीं बोला, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपवाद होते हैं तो 5% में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आपको शब्द रटने की ज़रूरत नहीं है, कि वो ट्रिक की वीडियो है। आप शब्द को देखोगे तुरंत पहचान जाओगे कि तत्सम है या तद्भव है। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
समास की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। मैं अगर आपको समास में डाउट है तो मैं उसको वीडियो की बता दूंगी, वो भी मैं ट्रिक से पढ़ा। मैंने अभी जो वीडियो करवाई शॉर्ट और क्योंकि समय का काफ़ी अभाव है तो हम जल्दी जल्दी ट्रिक से करवा रही हूँ। विस्तार से भी करवा सकती हूँ लेकिन अब इतना समय नहीं है क्योंकि हमारा टेस्ट आ चुका है। भयभीत करण तत्पुरुष, सेठ समार तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और स्वर्ग कर्म तत्पुरुष। देखिए जो अपादान है वो अलगाव की स्थिति में आया तो विद्या से यानी विद्या से वो अलग है। अपादान यानी दो में तुलना हो या फिर उसमें अलगाव हो तो वहाँ अपादान है, आप सभी जानते हैं। सर्वगत सर्व को आगत, ये भी ठीक है। ये भी सेठ साहूकार समानार्थी, ये भी ठीक है। भय से कर्ण तत्पुरुष, ये गलत है, ये गलत हो जाएगा। वाक्यांश के लिए शब्द दृष्टि से असंगत, वाक्यांश के लिए असंगत चुनना है और वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा अंतर्कथा, ये भी ठीक है। सर्वाधिक संपन्न शासक अधिनायक, ये भी ठीक हो गया। बिना प्रयास के आयास, ये गलत होगा, ये आयास नहीं आएगा। जिसने साप दिया गया है अभिशप्त, ये भी इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका ये आएगा नंबर 3। देखिए जिसे साप देख लीजिए, ये अशुद्ध होता है क्योंकि कई बार साप जो है शुद्ध अशुद्ध में भी पूछ लिया गया है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। हम साथ के साथ शुद्ध अशुद्ध भी करते हुए चलेंगे ताकि हमें अलग से टाइम ना देना पड़े। अब हमारे 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, हम 41वें क्वेश्चन में चलेंगे, पीछे ही रह गया है। हाँ जी 41वां ये रहा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण चुनिए। अनिश्चित संख्यावाचक के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। विशेषण के कुल भेद एक क्वेश्चन में मैं आपके कम से कम 4-5 क्वेश्चन करवाती हुई चलूंगी। विशेषण के कितने भेद हैं? इसमें विशेषण के 4 भेद होंगे और सर्वनाम के होते हैं 6 भेद, विशेषण के होते हैं 4 भेद। संख्यावाचक में भी 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित, और परिमाणवाचक में भी 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित दोनों की। इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक होता है सांकेतिक या सर्वनामिक विशेषण, उससे भी बहुत प्रश्न बनते हैं। अब देखिए करवाने को तो मैं हर टॉपिक यहाँ विस्तार से करवा सकती हूँ लेकिन समय का भी काफ़ी अभाव है क्योंकि हम एक ही पेपर में इतना टाइम लगा देंगे तो क्योंकि हमने जल्दी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं जल्दी से समझ के, क्योंकि एक टॉपिक को हम लंबा नहीं खींच सकते। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक वर्षा हुई। सब्जी में थोड़ा सा नमक डालिए। सारा काम मुझे ही करना होगा। सारे देश के आतंकवादी के खिलाफ खड़े हैं। सारे देश आतंकवादी के खिलाफ खड़े हैं। तो यहाँ देखिए पिछले वर्ष की तुलना में इस बार वर्षा अधिक हुई, तो इसमें क्या है, वर्षा को हम गिन नहीं सकते हैं तो ये इसमें मात्रा होगी, जैसे इसको मापते हैं वर्षा को। और थोड़ा सा नमक भी क्या है संख्या में, नमक आपने एक लिक्विड ये पदार्थ सूचक है, पदार्थ होता है, तो इसको भी हम मतलब कि इसको भी हम ऐसे तोल सकते हैं। जो परिमाण नाप या तोल की वस्तु है इसको हम गिन नहीं सकते। सारा काम मुझे ही करना होगा, इसमें भी हम सारा काम, इसको भी हम नाप गिन नहीं सकते हैं। सारे देश आतंकवादी की, ये सही है, सारे देश आतंकवादी, क्योंकि देशों को हम गिन सकते हैं। जैसे 1 देश है, 2 देश हैं, 3 देश हैं, 4 देश जो भी हैं, तो इसमें अनिश्चित, लेकिन ये नहीं है, निश्चित नहीं है कितने देश हैं, ये अनिश्चित में है, ये तो निश्चित नहीं है कि कितने देश हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अब हम चलते हैं 42वें क्वेश्चन पर। 43वें, किस विकल्प में अव्ययभाव समास है? किस विकल्प में अव्ययभाव समास? देखिए अव्ययभाव समास होता है जिसका इस नाम से प्रतीत हो रहा है कि अव्यय यानी पहला पद आपको अव्यय मिलेगा, और अव्यय का मतलब होता है जो खर्चना। अव्यय को मतलब होता है खर्चा, और ए लगा दिया उपसर्ग, तो जो खर्चना हो यानी जिसको बदला नहीं जा सके। एक बात विशेष ध्यान रखें, मैं ध्यान दीजिए, मैं मौखिक जो जरूरी बातें मैं आपको बताती चली। मेरा हर एक शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, आप ध्यानपूर्वक सुने। सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर तो कोई भी लगवा दे, इसका ये आएगा, इसका ये आएगा,
लेकिन आपको यही नहीं पता चलेगा कि कैसे आया, क्यों आया। ज़रूरी नहीं है आपको वही आए, क्योंकि उसके आसपास के जितने क्वेश्चन बन रहे वो भी मैं साथ के साथ करवाती हुई चल रही हूँ। तो आप जितना उसके समझ के करें। और जब तक मैं आपको करवाऊँ, आपको खुद देख के अपना आंसर लगा लेना है। और जब मैं आंसर बताऊँ तो आपको ये पता लगना चाहिए, हाँ ये क्वेश्चन मेरी समझ में आया, मैंने ठीक किया। और आपको नहीं आया, एक वीडियो को मैंने ये नहीं कि व्यू बढ़ाने के लिए, लेकिन एक वीडियो का आप 2 बार रिवीजन करेंगे तो आपको ये पता है पिछली बार मैंने पहली बार देखी तो मैंने इतने गलत किए, और तो मेरे इतने ये गलत क्यों। दूसरी बार रिवीजन करें, जिसमें कोशिश करें कि सारे ठीक हो जाएं। जब तक आप सारे क्वेश्चन ठीक नहीं करें तो उसका बार बार रिवीजन करें, उन प्रश्नों का बार बार। यानी मैं तो तैयारी करती हूँ तो जैसे, तो मैं एक वीडियो को कम से कम 4 बार देखती हूँ, क्योंकि बार बार उसका रिवीजन हो जाता है और हमारे माइंड में सेट हो जाता है। अब देखिए, अव्ययभाव समास। समास के कितने भेद हैं? वैसे तो देखा जाए कि 4 भेद हैं, लेकिन इसके कुल भेद 6 हैं, जो तत्पुरुष के कर्मधारी और द्विगु उसी के उपभेद में आते हैं। तो इसमें देखें, विरोधजनक, कर्पापूर्वक, अवसरंजित, स्वाधीन। तो इसका जो है आंसर होगा 3, स्वाधीन। इसमें स्वाधीन सब मतलब ये सब इसमें उपसर्ग लगा है, यानी उपसर्ग या अव्यय लगा है, ठीक है। अव्ययभाव समास के होते हैं अनु, यथा, प्रति, हर, बर, दर, आनी, बेस है। ऐसे आपको उपसर्ग मिलेंगे किसी भी शब्द के आगे, या पुनरुक्ति वाले, मतलब ये जैसे धीरे धीरे हैं, दिन दिन है, ऐसे जो है समान अर्थ वाले शब्द मिले तो उसमें भी अव्ययभाव समास होता है। प्रत्येक की दृष्टि से असंगत विलुप्त, फिर असंगत पूछ लिया गया है। ग्रस्त प्लस ग्रास्तिक प्लस दिष्ट प्लस, तो अभिजात, ये असंगत, ये प्रत्यय पूछा गया है। तो प्रत्यय को क्या करना है, आपको मूल शब्द निकालना। अगर आपको आ गया तो आपका प्रत्यय गलत नहीं होगा। तो एक तरफ मूल शब्द निकाले और एक तरफ अपने आप प्रत्यय बच जाएगा। तो इसमें देखिए, ग्रस्त प्लस इक, ये तो ठीक है क्योंकि ग्रस्त इसका मूल शब्द है। फिर आ गया दिष्ट प्लस इक, ये भी ठीक होगा। अभिजात प्लस ये, पाणिनि प्लस ये, पाणिनीय। तो इसका जो है आंसर होगा 3 होगा। अभिजात प्लस ये, जो अभिजात प्लस ये गलत हो जाएगा इसका। किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग है? फिर आ उपसर्ग, देखिए उपसर्ग से भी बने हैं, संधि से भी बन रहे हैं। तो आपको सारे टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण। एक वीडियो मैंने इस पर भी बनाई है, जो कि सिलेबस देखिए हिंदी का कोई विस्तार नहीं है, बहुत लंबी हिंदी है। कितना रटोगे आप, भूल गए वो कितना कर कैसे आएंगे। लेकिन मैंने मुख्य टॉपिक जिनसे आपके 60 में से आपके 40 प्लस यानी 45 के आसपास वो टॉपिक कर लिए। तो 45 तो मैं आपसे दावा करती हूँ कि 45 तो आपके आएंगे। तो एक वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करोगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। क्योंकि ये नहीं है कि वो सिर्फ एस्टेट के लिए, हरियाणा स्क्रीन रीडर पर, किसी भी एग्जाम के लिए वो वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर मैंने उठाए हैं और उसमें देखा कि आप भी ने भी पहले पेपर दिए होंगे बहुत सारे, ऐसे तो बार बार एस्टेट हरियाणा स्क्रीनिंग ये दे रहे हैं और उनके क्वालिफाई भी है नेट तक, लेकिन वो बार बार उसी से पर्सन बन रहे, तो वो तो ज़रूरी है ही हैं। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। तो यहाँ देखिए, अधिकाधिक, आधुनिक, आलंबित, इसमें क्या है, आरण्यक मतलब आपको वन होता है, आधुनिक भी मूल शब्द है, अधिकाधिक ये भी नहीं है, इसमें आलंबित आएगा क्योंकि आलंबित है जिसमें आ और फिर लंबित, आ इसमें उपसर्ग है। तो यहाँ हमारी व्याकरण कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं साहित्य पर। देखिए एक वीडियो मैंने उस पर बनाई है उस सिलेबस के लिए, वो पूरा सिलेबस नहीं है, मैं ये बात आपको पहले क्लियर कर देती हूँ, कहीं आप सोचो कि उसमें, लेकिन एनसीईआरटी आपको पढ़नी होगी, बहुत ज़रूरी है। अगर आप एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी के भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, 9वीं से लेकर 12वीं तक के आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। इसके साथ आप प्रीवियस ईयर पेपर करें, और एक वो मेरी वीडियो मैंने बना रखी है वो भी देखिए, उसकी मैं टॉपिक भी करवा दूंगी, और मैंने ट्रिक से और लय से बहुत अच्छा करवाया। और कुछ बच्चों को क्या होते हैं कि तत्सम ये तार सप्तक में काफ़ी डाउट होता है, या साथ साथ दे रखें, साथ साथ कवि
और 4 तार सप्तक इसको कैसे रटे, इसको मैं छोड़ ही देता हूँ या देती हूँ। तो आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, उसको आसानी से किस प्रकार करें, बहुत ही लय से, बहुत ही अच्छी, मैं पूरे आपको अभी अपनी तारीफ कुछ नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको खुद को ये लगेगा भाई ऐसी वीडियो आपने आज तक नहीं देखी, बहुत ही अच्छी प्रकार से मैंने तार सप्तक करवाए हैं। तो आप तार सप्तक को वहाँ जाकर देख सकते हैं, लेकिन आपको जब मिलेगी जब आपको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। अब देखिए हम साहित्य वाले में टॉपिक में आ गए हैं। निम्नलिखित में से संधि विच्छेद, देखिए भाई संधि वहाँ पर भी पूछा गया, यहाँ भी आ गया, लेकिन नाम दिया इसका साहित्य का, फिर भी उन्होंने संधि पूछ ली है। तो आप संधि बहुत ही हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, थोड़ा टफ लगता होगा, लेकिन संधि भी आपको पढ़ना जरूरी है। तो इसमें गलत पूछा गया है, 3 सही होंगे और 1 गलत होगा, आपको वो देखना है। मूल शब्द आपको जरूर निकालना है। विवादास्पद वार्ता लाभ आच्छादनी शब्द, तो इसमें क्या है, ये भी ठीक है क्योंकि इसमें मूल शब्द निकला, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। वार्ता प्लस अलाप नहीं होगा, वार्ता प्लस आलाप होगा, ए नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं। अलंकार से संबंधित कौन सा सम्मिलित नहीं है, फिर अलंकार पूछ लिया गया। ध्यान दीजिए, जो अलंकार है जिसको हम मूल मूल कर देते हैं भाई, श्लेष होगा, रूपक होगा, यमक होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा यानी नेट लेवल का पूछा जाता है। एस्टेट वाले बिल्कुल गहराई से प्रश्न उठाते हैं। तो आप देखिए इसमें कैसे कैसे अलंकार पूछे गए हैं, और अलंकार को मैं समझाने बैठ जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं थोड़ा मोटा मोटा आपको बता देती हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। अब देखिए बाण में आग हूँ जिसे ढूलती बिंदु हिमजल, विरोधा का मतलब होता है, आप सभी जानते हैं कि विरोध का मतलब होता है उल्टा, एक तरफ तो आग है, एक तरफ हिमजल, यानी हिम मतलब बर्फ, बर्फ का जल है, तो बर्फ का जल क्या होता है, ठंडा होता है, और आग क्या है, गर्म होती है। तो इसमें विरोध अपने आप में आपको लग रहा है कि विरोध हो रहा है, तो इसका ये ठीक है, इसमें तो कोई नहीं है। भूपति सोन दो बल फूलन दीपक, ये भी ठीक। फिर देखना, वीरेन के आसवन को भरन लग्यो, वीरेन के आसवन जो भरन लग्यो संसार में, मैं जानू मर्चा दजियों में सागर। आपने बहुत पढ़ा होगा कि जो हमारे ऐसे शब्द आते हैं उत्प्रेक्षा, मानो, मनो, जानो, जनू, तो आपने क्या, आप क्या करोगे भाई, जानो आया है तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। हाँ जानो जरूर आया है, लेकिन क्या है इसका अर्थ निकालें, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हैं, सिर्फ आपको मनो ये दिख गया आपने तुरंत आप अभी आप हाई लेवल हुआ है आपका। तो वीरेन के आंसुओं बन लगे, यानी वीरेनी इतनी मतलब कि इतना रो रही है कि आंसुओं से उसने संसार, आंसुओं भरन लगे संसार, यानी इस पूरे संसार को भर दिया है। मैं जानू मर जाते हूँ जो सागर सारे नहीं, सागर की को भर दे, ऐसा इसमें मतलब बहुत बड़ा चढ़ा कर गया है। तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार होगा, ना कि उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो ये भी, तो इसके साथ ही निद्रा के उस में छा भावी, भावी की छाया, दृक पलक के चिर भ्रांति मान। तो देखिए यहाँ पर जो है दृक भ्रांति का मतलब होता है, एक होता है संदेह और अलंकार होता है, एक भ्रांति अलंकार होता है। तो संदेह अलंकार क्या होगा, उसमें लास्ट तक हमें संदेह, सस्पेंस बना रहेगा, संदेह बना रहेगा कि इसमें ये होगा या वो होगा, और या फिर आपको ये इसमें जो है भ्रांति में क्या होगा कि हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ समझ लेते हैं। तो इसमें संदेह और अलंकार में भी थोड़ा डिफरेंस समझे कि संदेह क्या होता है और भ्रांति क्या होता है। तो इसका आंसर आएगा आपका 4 आएगा। रिजे ही रिजे रहसी रहसी हंसे उठे सांस भरे आंसू भरित कहत दे। तो इसमें है अनुप्रास अलंकार। देखिए अभी छोटे बच्चों के वाला अनुप्रास अलंकार नहीं रहा है, अभी अनुप्रास अलंकार के तो ये भेद ही पूछ ले जाते हैं। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं, तो अनुप्रास अलंकार के यहाँ तो 4 ही दे सकते हैं क्योंकि ऑप्शन 4 ही हैं, लेकिन अनुप्रास अलंकार का एक भेद और भी रह गया है, वो है श्रुत्यानुप्रास, यानी अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। देखिए अंत्यानुप्रास जिसमें अंतिम पंक्ति में के वर्ण मिलते हो, और वृत्तानुप्रास होता है जिसमें वर्त की तरह चलता हो, यानी जो जो वर्ग वो होते हैं ना हमारे कवर्ग चवर्ग इस तरह से। और लाटानुप्रास में क्या होता है कि शब्द ही मतलब मिल जाते हैं, आपस में शब्द ही उल्टे दिए जाते हैं। तो यहाँ जो है आपका आंसर होगा, यहाँ आपका मिलेगा आंसर तो 6 का अनुप्रास होगा। फिर है 94वां,
निम्नलिखित में से विशेषण उपवाक्य हैं। देखिए विशेषण से भी यहाँ साहित्य में प्रश्न बन रहे। विशेषण का हमने एक और भी किया था, संधि के भी किए थे। तो आप सोचो कि सिर्फ साहित्य से ही प्रश्न बनते हैं, आपको ग्रामर की वह 15 ही आएंगे। जरूरी नहीं है कि वह 15, देखो वहाँ 15 है ग्रामर, वहाँ भी 15 में के पूरी ग्रामर थी, और यहाँ भी संधि का, यहाँ भी ग्रामर के प्रश्न आ रहे हैं, तो आप ग्रामर को भी नहीं छोड़ सकते। जो पढ़ने बैठा कोई आ गया, जहाँ लहलाते खेत थे वहाँ वो मुजरा भवन बन गए, जिसे आप ढूंढ रहे वे मैं नहीं हूँ। गुरुजी ने कहा कि वो आज नहीं आएंगे। तो आपको उसमें विशेषण उपवाक्य ढूंढना है। यानी विशेषण वो होता है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं। तो इसमें होगा जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह नहीं आई, यानी जिसकी विशेषता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। रोला छंद का कथन सही है। देखिए छंद का भी आ गया है, बहुत डीपली पूछे हैं, नेट में पूछा जाता है छंद, लेकिन यहाँ भी ये मात्रिक सममात्रिक छंद है, ये सही है कि इसमें सममात्रिक छंद है। इस प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ये भी सही है क्योंकि इसमें 24 ही मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु होता है, ये होता है गुरु का निशान, और ये होता है, एक होता है लघु का निशान। गुरु और लघु होते हैं वो। तो 13 और 11 पर यति होती है, ये गलत है भाई। 13 और 11 पर नहीं, 11 और 13 पर यति होती है, ना कि 13 और 11 में। जामुन का पेड़ नामक कहानी का केंद्रीय भाव है। देखिए जो मैंने अभी भी आपको बताया कि आप एनसीईआरटी की कहानी है, कविता, उनको पढ़ें। आप इसमें देखोगे, देखिए जामुन का पेड़ एनसीईआरटी के से लिया गया है, और इसमें हरिशंकर प्रसाद का ये वो है। हरिशंकर प्रसाद, एक बात और मैं एक क्वेश्चन के साथ और बता, हरिशंकर प्रसाद को ये पूछ लिया जाता है, ये व्यंग्यकार है। हरिशंकर प्रसाद ने जितनी भी जो रचनाएं लिखी हैं वो व्यंग्य पर लिखी हैं। तो देखिए इसमें सरकारी कर्मचारियों की कार्य कुशलता, ऐसा तो नहीं है कि वो कार्य में कुशल थे। प्रशासन व्यवस्था की संवेद शून्यता, वृक्षों की उपादेयता, देशव्यापी भ्रष्टाचार, ऐसा नहीं है। इसका आंसर आएगा 2, यानी संवेदन शून्यता। शून्य का मतलब उनमें संवेदनशीलता नहीं है, शून्य है। कैसे है? जैसे आपने पाठ पढ़ा हो, किसी ने नहीं पढ़ा तो बता देती हूँ थोड़ा सा संक्षिप्त में। जैसे जामुन के पेड़ के नीचे एक आदमी दब जाता है, और कहीं इतनी कागज कार्रवाई होती है कि ये इतने जामुन के फल लगते हैं, ये वगैरह वगैरह, इन सब माध्यम से, और फिर है ना वो लास्ट में वो आदमी मर जाता है। अगर उसे तुरंत उठा लिया जाता तो वो आदमी बच देता है। तो ऐसे ही है हमारे देश की जो है प्रशासनिक व्यवस्था है, यानी कि आदमी चक्कर काटते काटते मर जाता है, लेकिन उसका काम नहीं हो पाता है, सिर्फ कागज कार्रवाई में ही लगे रहते हैं। ये इसमें भाव इसमें समझाया गया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी वैकेंसी नहीं आ रही थी, और आई हैं, तो फिर काफ़ी सब्जेक्ट, जैसे हिंदी की वैकेंसी आपको इसमें हरियाणा कैडर में दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे ही है कि आदमी अब तैयारी करें कि वैकेंसी लाने के लिए प्रयास करें। इसके तरह इस टॉपिक पर हम फिर बात करेंगे। अभी हम पेपर सोल्व करते हैं। किस विकल्प में क्रिया विशेषण प्रयुक्त नहीं हुआ है? यानी क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद है, और एक अन्य भेद है 5वां, वो है निपात। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषम, यदि आप सभी विषम ये होते हैं। मैंने बहुत समझाया परंतु वह नहीं माना। मैं बैलगाड़ी से जा रहा हूँ, वह बिना बताए अचानक चला गया। और वह पत्रिका प्रतिमाह छपती है। तो इसका जो है मैंने वह बैलगाड़ी, इसका मैं बैलगाड़ी से जा रहा हूँ, इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सब में हुआ है। सो भारो कर्तारो धर्मागुणा। देखिए भाई ये पंक्ति भेद महत्वपूर्ण है, ये नेट में भी काफ़ी बार पूछी जाती है। इसमें भी बहुत, जितनी बार बहुत से मैंने प्रश्न पत्र देखे हैं उसमें ये बहुत आई है। इसको आप बिल्कुल ना छोड़े, इसको तो बिल्कुल रट लें कि ये किसकी है, ये वामन की है। और आपको क्या करना है, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। वामन का मतलब होता है पंडित के लिए सुकावे शोभाए कर्तारो धर्म गुणा, जो धर्म से की शोभा बढ़ाते हैं,
ये नहीं धर्म, ये मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, ऐसा कोई इसका अर्थ लेने से मतलब नहीं है, मैं आपको सिर्फ नंबर लेने का मतलब बता रही हूँ, ना कि आप इसको अर्थ समझ लें। इसको अन्यथा ना जैसे याद कर सकते तो वैसे भी याद करें। धर्म गुण है, धर्म से संबंधित बात क्या करते हैं, पंडित वगैरह करते हैं। तो वामन है तो वो इसका वामन एक पंडित का अर्थ लीजिए। जो धर्मा यानी धर्मा आया तो वो धर्म की शोभा बढ़ाने वाले कौन होते हैं, पंडित यानी वामन। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आगे चलते हैं 99 काव्य। भवानी प्रसाद कौन सा काव्य संग्रह है। ये देखिए ये तार सप्तक में से आया है। तार सप्तक की वीडियो मैंने बना रखी है, प्ले लिस्ट में देख लीजिए। बहुत ही ट्रिक से बनाई है। देखिए आप एक बार देख लेंगे तो फिर नहीं भूल पाओगे। बहुत ही अच्छी लय से पढ़ाई है और ट्रिक से पढ़ाई है मैंने। गीत परोस चकित है, दुख त्रिक्षण बुनी हुई रस्सी। तो इसमें क्वेश्चन एक ना एक बनेगा ही बनेगा, तार सप्तक से बनता ही, आपको पता है, इम्पोर्टेंट है। साहित्य अकादमी, अब साहित्यिक माध्यमिक भवानी प्रसाद मिश्र को कब कौन सी बुनी हुई रस्सी में मिला है भाई। साहित्य अकादमी की जितनी भी रचनाएं है ना, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। जितने पुरस्कार हैं, चाहे साहित्य हो चाहे ज्ञानपीठ हो, ये महत्वपूर्ण रचनाएं, इनको जरूर याद रखे। बाकी हो या ना हो, उनको जरूर करना है, क्योंकि उनके पुरस्कार मिले तो उसमें कुछ खास है उन रचनाओं में। संगतकार के रचनाकार है, संगतकार कविता के रचनाकार है, ये भी एनसीईआरटी से लिया गया है। तो इसका आंसर बताइए। मंगलेश डबराल हो जाएंगे, नागार्जुन री। तो ये सारे जो एनसीईआरटी के जो कवि हैं, कविता, इनकी कविता एनसीईआरटी में। अब देखिए 101 कौन सी रचना वीर गाथात्मक नहीं है। अब नहीं पूछा तो 3 तो होंगी और 1 नहीं होगी। ये 3 होगी, 1 नहीं होगी। तो कीर्तिलता भी है। कीर्तिलता किसकी है, विद्यापति की। और कौन सी कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये मैथिली, ये अवट और मैथिली में लिखी गई है। इन्हें अवट में और मैथिली में, दो में लिखी है। और विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा गया है। विशल देश रासो ये नरपति नालक की है। विजयपाल नल सिंह की है। परमाल जगनिक की है। ये सारे महत्वपूर्ण है। और ये आधुनिक माफ़ कीजिए, ये आदिकाल की रचनाएं हैं सारी। और ये आदिकाल की रचनाओं की ये विशल देशो, विजयपाल, परमाल, ये तीनों जो आदिकाल की हैं। और ये कीर्तिलता का विद्यापति की है। विशल देव रासो इसमें वीर गाथात्मक नहीं हुआ है, इसमें विरह और श्रृंगार का वर्णन है। बाकी में वीर गाथा, बाकी सारे में वीर है, लेकिन विशल देव में विरह है। अब देखिए बी आए यहाँ, बी और वी समान से होते हैं, ऐसे आप याद, वीर श्रृंगार है इसमें। ब्रह्मास्मान भाव, इसमें बहुत सारे भी काव्य शास्त्र कभी हम सोचते हुए काव्य शास्त्र के प्रश्न नहीं बनते, लेकिन इस प्रश्न में देख रही हूँ बहुत सारे काव्य शास्त्र के प्रश्न आए हैं। रस विषय के स्थापना किस आचार्य की है, इसमें देखना है। इसमें आएगी मम्मट, क्योंकि इसमें तो ये तो भैया आपको रटने ही पड़ेंगे। 103 कौन सा शब्द पढ़ते रहते। देखिए भाई साहित्य में भी पढ़ते उपसर्ग पूछे, इसमें भी व्याकरण बहुत तो 15 नंबर की व्याकरण नहीं है, इसमें कम से कम 30 नंबर की व्याकरण आई है। पर ध्यान दीजिए तो इसमें, क्योंकि साहित्य वाले में भी व्याकरण पूछी गई है। जानवर, नाम और मान्यवर, तो इसमें क्या है, आपको पढ़ते अगर मान लो आपको नहीं भी निकालना रहा है ना भाई, कैसे निकलेगा। अगर आपको पढ़ते के जो नियम नहीं पता है ना, तो आपको एक नियम याद रखें, क्योंकि आपको मूल शब्द निकालना है, फिर अपने आप पढ़ते निकल जाएगा। जैसे देखो, जान प्लस वर, नाम प्लस वर, ताकत प्लस वर, ये मान्यवर है। मान्यवर क्या है, मूल शब्द है। मान्यवर हम किसी को इज्जत या सम्मान देने के लिए प्रयोग कर लेते हैं। तो इसका ये रहेगा, इसका 3 आ जाएगा। निम्नलिखित में से के सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सुपसर्ग, तो देखिए सौपन, सुंदर, स्वीकार, ये मूल है। स्वस्ति में इसमें प्रयोग हुआ है। 104 का 3 आ जाएगा। फिर देखिए देव ने, देखिए मैंने टीजीटी का पेपर करवाया था ना, उसमें भी इसमें ये संचारी भाव से प्रश्न आए हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो कुल संचारी भाव कितने हैं, 33, लेकिन देव ने कितने माने हैं, 34 से। तो 34वां कौन सा है, छल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है।
इसको भी आप जरूर याद कर लें, बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। फिर आता है घोष वर्ण। देखिए ये व्याकरण का आ गया टॉपिक है। मैंने कहा था ना कि व्याकरण 15 नंबर की व्याकरण नहीं है, यहाँ कम से कम 30 नंबर की व्याकरण आई है। जैसे घोष, घोष वर्ण का दूसरा नाम भी क्या है, सघोष भी घोष को ही बोलते हैं। और एक होता है अघोष, जिसमें पहला और दूसरा होता है वो अघोष, और तीसरा चौथा पांचवा होता है सघोष। ऐसे ही अलप्राण महाप्राण होते हैं, पहला तीसरा पांचवा अलप्राण और दूसरा चौथा महाप्राण होता है। तो इसमें देखिए कि इसमें कौन सा तीसरा चौथा पांचवा कौन सा है, तो इसमें ये कट गया है क्योंकि इसमें पहला है, और ये भी कट गया क्योंकि इसमें दूसरा है, तो अघोष में अभी तीसरा इसका आंसर आ जाएगा भाई। तो तीसरा है इसमें सघोष है। चलो 117 पर चलते हैं। वैदर्भी के कौन सा कथन सही नहीं है। वैदर्भी गौड़ी पांचाली ये सारी रीतियाँ वे काव्य का सर्वोत्तम रीति है, ये भी सही, काव्य की सर्वोत्तम रीति है। श्रृंगार वर्णादेशों का उपयुक्त है, ये भी सही है इसमें। और इसमें सामासिक पदों की पदावली की पदा ये नहीं है भाई, सामासिक की इसमें माधुर्य गुण, ये भी माधुर्य है। वैदर्भी में माधुर्य की प्रधानता है। देखिए एक श्रृंगार ये भी शुद्ध अशुद्ध में पूछा, इसको भी ध्यान से करिए। एक आता है ये नहीं आएगा, इसमें ये रह कट जाएगा, ये वाला आएगा श्रृंगार। शुद्ध अशुद्ध का ध्यान रखें। शुद्ध अशुद्ध रटने स्पेशल रटने की बैठने की जरूरत नहीं है, आपको जब पढ़ें तो ध्यानपूर्वक रहेगा। इसमें लिखा गया है बहुत सारे, हमारे वहीं से क्लियर हो जाएंगे। यौवन धराशायी चराएगा, आखिरी शुद्ध शब्द देखने हैं। शुद्ध शब्द कौन से हैं इसमें आप भी देखिए कौन से शुद्ध हैं। ब और ध, केवल ब और द, एक मिनट रुकिए भाई, ये ब और द नहीं होगा। यौवन धराशायी चरागा, इसमें भी सारे शुद्ध हैं, इसमें सारे शुद्ध हैं। यौवन भी शुद्ध है, धराशायी भी, चरागर आखिरी। एक का ध्यान रखें, ये आखिरी है ना, ख के नीचे ये बिंदी लगी है, इसको आखिरी को ध्यान से देखिए, इसमें बिंदी लगी है ख के नीचे। ये छोटी छोटी गलतियां हैं, हमें एग्जाम में हमारा नंबर कटवाते हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें। गल गान सुनी मुनि ध्यान त्यागे काम, कोकिल लजाई मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति बरबाजी। काव्य पंक्तियाँ कौन सा छंद है। छंद से भी एक क्वेश्चन पहले भी बना था, छंद भी आपको नहीं छोड़ना है। हरि गीतिका है, रोला है, सुसवैया है, किसमें कितनी मात्राएं आंशिक होती हैं, कौन सा मात्रिक होता है, कौन सा विषम मात्रिक, सम मात्रिक, कौन सा वर्णिक, ये इनको सबको याद करना है। अभी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, हम बाद में समझेंगे। इसमें हरिगीतिका है, हरिगीता गिन लीजिए, इसमें 28 मात्राएं मिले तो आपको हरिगीतिका है, और नहीं तो नहीं है। इसमें 28 मात्राएं हैं। निम्नलिखित में से किसी लोकोक्ति और मुहावरे का उपयुक्त नहीं है। यानी लोकोक्ति और मुहावरे का उपयुक्त यानी गलत देखना है। बाकी एक हाथ से ताली नहीं बजती असंभव कार्य, और नेकी कर दरिया में डाल भला करके भूल जाना, उड़ती चिड़िया को इशारे से गुड बात जान लेना, पाँव में शनिचर होना, एक स्थान पर स्थिर न होना। देखिए ये जो मुहावरे जो लोकोक्ति है ना, ये हमारे उसमें भी हमारे दैनिक के उसमें पूछ ली जाती हैं, जो बोल चाल, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग प्रयोग करते हैं। तो इसका ये आएगा, ये नहीं, एक हाथ से ताली नहीं बजती, मतलब कि किसी एक जो है झगड़ा होने पर किसी एक का दोष नहीं होता है, में दोनों ही सम्मिलित होते हैं। बाकी ठीक है, ये तो आसान सा है, इसमें ज़्यादा टाइम लगाने की आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से। शब्द आचार, शब्द शक्ति, शब्द व्यवहार का प्रयोग किसमें हुआ है, तो इसमें है ये आचार, किस आचार्य ने शब्द शक्ति के स्थान पर शब्द व्यापार का पद का प्रयोग किया, तो मम्मट ने ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने शब्द शक्ति के स्थान पर शब्द व्यापार का प्रयोग किया है।
निम्नलिखित में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। सार्वनामिक विशेषण क्या, अभी मैंने बताया कि सार्वनामिक विशेषण के कितने भाग हैं, 4 भाग है विशेषण के। और जो सार्वनामिक है इसका एक दूसरा नाम भी सार्वनामिक या संकेतवाचक है, यानी संकेत नहीं इशारा करता हो। और सर्वनाम इसमें क्या है कि विशेषण के तुरंत बाद, विशेषण तो सर्वनाम की जगह प्रयोग होगा और विशेषण के तुरंत बाद, सर्वनाम के तुरंत बाद क्या होगा, आपको संज्ञा मिलेगी सर्वनाम के तुरंत बाद। फिर वो सर्वनाम शब्द सर्वनाम न रहकर विशेषण बन जाता है। होता तो वो सर्वनाम है, सर्वनाम के तुरंत बाद आपको संज्ञा मिलेगी, लेकिन होता है सर्वनाम, लेकिन उसको विशेषण की जगह विशेषण मान लिया जाता है उसको। तो यहाँ देखिए किसमें कौन सा आएगा, ये राम की कलम है, वह लड़का नहीं आया, किसी को बुलाकर सफाई करवा दो, बच्चे के साथ कोई था। देखिए इसमें बच्चे, यहाँ कोई सर्वनाम नहीं है, ये कट गया। किसी को बुलाकर, ये भी सर्वनाम नहीं है, कट गया। अब देखिए इसमें है वह क्या सर्वनाम, और लड़का नहीं आया, यानी वह लड़का, इशारा एक संकेत दिया गया कि वह लड़का नहीं आया। तो इसका आंसर हो जाएगा, यही होगा। तो हम आगे देखने की आवश्यकता नहीं, यहाँ तो मैं विस्तार से आपको समझाने के लिए करवा रही हूँ, आपको इतना लंबा टाइम नहीं लेना है। अगर आपको ये लगे ना आपको 100% है यही ठीक है, तो आपको उसी को ट्रिक मार के आगे बढ़ देना, क्योंकि समय की वहाँ समय सीमा आपको सीमित समय दिया जाएगा। काव्य दोष से संबंधित विकल्प में सम्मिलित नहीं है। ये काव्य के बहुत सारे प्रश्न आए हैं भाई इसमें, तो ये सोचो अभी कभी 3-4 काव्य, बहुत ही मुश्किल पेपर बनता जा रहा है। अ घोष बड़ी केटी जगजीवन जतिन की छुटी तटी अप्रीति तव दोष, ये और सीता रघुना मल कमल की माल, ये भी ठीक है। एक मिनट रुकिए भाई, ये थोड़ा सा है ना इसमें सही से पूरा नहीं आया, जतिन की जूठी। सीता अमल कमल की अक्रम, तो अक्रमता का मतलब होता है जो क्रम से नहीं लिया गया है, मतलब क्रम का उसमें अभाव होता है, यानी सीरियल वाइज। बरबाजी के वारवंदन दुष्कर्म दोष, और दुष्कर्म ये भी ठीक है। अली सो पढ़े बोले श्रुति कुट, तो ये गलत होगा भाई इसका। देखिए भाई अभी भी इतना टाइम नहीं है कि हम इसको विस्तार से, लेकिन आपने पढ़ा होगा तो आपको इसको कर देंगे, लेकिन आपने थोड़ा सा, अगर आपको लग रहा है कि टफ है तो मैं आपको एक दिन स्पेशल करवा दूंगी। कि शासन काव्य हेतु के में प्रतिभा को एकमात्र माना है, प्रतिभा को एकमात्र, अगर जिसमें प्रतिभा होगी ना तो वो काव्य अपने आप रच लेगा। 114 ये किस आचार्य ने माना है, तो ये भामह का है। भामह के बहुत सारे कथन पूछे गए हैं। जल प्रलय में, ये भी देखो भाई एनसीईआरटी का, बहुत एनसीईआरटी जल प्रलय है, ये फणीश्वरनाथ रेणु की है। फणीश्वरनाथ ने एक बहुत ही सुप्रसिद्ध उपन्यास लिखा है जिसको मैलाचल बोले, उसके लिए बहुत परीक्षाओं, मैलाचल क्या है, उपन्यास है। और कौन सा है, ये क्या है, ये आंचलिक उपन्यास है। और वो आंचलिक जो उपन्यासकार थे ये फणीश्वरनाथ रेणु। जल में प्रलय इसकी कौन सी विधा है, तो ये रिपोर्टाज है भाई। देखिए ये भी ध्यान दे कौन सी कहानी है, कौन सी यात्रा वृत्तांत संस्मरण, और कौन से सन में लिखा गया, ये भी आपको याद करना है। निम्नलिखित में इतिहास लेखन में हिंदी कवियों के कालक्रम में अंग्रेजी वर्णों को प्रस्तुत कीजिए। इसका देखिए भाई, इसका मतलब ये है कि काल क्रम के अंग्रेजी वर्ण करनी, काल जो क्रम है, जैसे अल्फ़ाबेट नहीं होते हमारे ABCD ऐसे, और उनके अनुसार किसने लिखा है। शिव सिंह सेंगर ने तो हिंदी में सबसे पहली बार हिंदी में हिंदी का इतिहास लिखा था, और इन्होंने अंग्रेजी में लिखा था गासाता तासी ने। गिरियसन ने भी इंग्लिश में लिखा था। लेकिन ये क्या है, गासाता तासी इन्होंने वो कवियों के वर्ण क्रम के अनुसार, यानी जैसे अल्फ़ाबेट A से आने वाले A के स्थान में B आने वाले B के, तो इसका आंसर आ जाएगा A आएगा अंग्रेजी वर्ण का वर्ण क्रम अनुसार, यानी गासाता तासी। रचना के से संबंधित कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है, फिर वो नहीं पूछा गया है। जॉर्ज पंचम की नाक, ये ठीक है। जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर ने लिखा ना, जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर। देखिए मैं बता दूं, मैं तो अब ट्रिक से याद करती हूँ भाई। नाक, नाक में लास्ट ट्रिक में क्या आ रहा है, तो इसको कैसे कमलेश्वर हो जाएगा। जॉर्ज पंचम की नाक कैसे कमलेश्वर हो जाएगा, तो इसको याद रखिए।
ऐ जुलनी और रामा, ये शिव प्रसाद रुद्र की है भाई, ये इसकी नहीं है। मधु काकर साना साना हाथ जोड़िए, मधु काकर की ये है, तो इसका आंसर ये आएगा। मैं क्यों लिखता हूँ आगे, ये भी ठीक है। माता का आंचल शिव पूजन सा, ये भी ठीक है। नाटक और नाटककार में सुम्मिलित कीजिए। सुम्मिलित करने वाले सबसे अच्छे पर्सन होते हैं, क्योंकि इसमें हमारे है ना 4 4 5 5 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, और इसके साथ ही हमें क्या हुआ, अगर एक भी मिलाना आएगा ना तो वो ठीक हो जाता, तो भी ठीक हो जाएगा। अब देखिए 118 का हम देखेंगे। आधे अधूरे तो सबको पता है, मोहन राकेश का है, ये ठीक है। परिंदे दुलाई वाली, ये गलत है। दुलाई वाली दरिंदे हिमदुल्ला का ठीक है। शत्रुमुर्ग ज्ञानदेव अग्निहोत्री, ये ठीक है। तो अब इसका एक बार मैं आपको दिखा तो देती हूँ कि कौन सा आप मिला लेना उसको। इसमें नहीं है 118 का, देख लेना भाई, नहीं मिल रहा था। हाँ, इसका बता ही दिया था मैंने, वो नहीं है। रचना और रचनाकार संबंधित कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है, फिर नहीं है पूछा गया है। तो देखिए पेशोला की प्रतिध्वनि, जयशंकर प्रसाद, ये ठीक है। संशय की एक रात, नरेश मेहता, वैदेही वनवास, ये इसका सम्मिलित नहीं है। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। एक अयोध्या सिंह उपाध्याय का और भी है, प्रिय प्रवास, वो बहुत बार पूछा गया है, और उसका सन भी पूछा गया, 1914 में लिखा था प्रिय प्रवास। और हिंदी खड़ी बोली का वो प्रथम उपन्यास था। ये भी उसका भी ध्यान रखें, हिंदी खड़ी बोली का। खूंटी और पटंगे लोग सर्वेक्षण, ये भी ठीक है, सर्वेसाल दक्ष सक्सेना का। और ये पूछा गया कि कौन से तार सप्तक के थे, तो तीसरे तार सप्तक के थे ये सर्वेसाल सक्सेना, पिछले प्रश्न पत्र में पूछा गया था। तो ये तार सप्तक की वीडियो मैंने बनाई है, और ट्रिक के स्वर और लय के में बनाई है, आप बोर नहीं होगे। जैसे गाना सुनते ना गाना गाते, इसी तरह बनाइए, उसको भी आप जरूर देखें, तार सप्तक की वीडियो को भी। विप्लव के वीर चूस लिया उसका अड़मास, मात्र है जीवन के पारावार, ये देखिए विप्लव, ये बादल राग कविता है, ये एनसीईआरटी में है, और ये निराला की यही है। और इन्होंने कहा कि ये पंक्ति किसी बादल राग से ली गई है, तो 120 का आपका हो जाएगा। एक कुकुरमुत्ता भी इन्हीं की है, निराला की। भिक्षुक भी जागो फिर एक बार भी, ये निराला की है। ये तीनों ही है, ये चारों निराला की है। भिक्षुक, कुकुरमुत्ता, जागो फिर एक बार। महाप्राण, निराला को महाप्राण भी कहा है। और ये छायावादी 4 के आधार स्तंभों में से आते हैं भाई। मैं हिंदी का जिक्र नहीं कर रहा, जिसकी अपनी लिपि है, जिसमें अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग नहीं होता। मुसलमान और आक्रमण से पहले जो भारतवर्ष के समस्त उत्तर पश्चिमी प्रांत की भाषा, ये कथन किसका है? ये कथन पूछ लिए जाते, ये तो भाई कथन तो पता नहीं कहाँ से पूछ ले, जरूरी नहीं है कि हमें सारे कथन, क्योंकि ये तो बहुत है अजीब सा भी है। मैंने भी इसको कभी नहीं पढ़ा था भाई, मैं तो इसको पहली बार देख रही हूँ। आपने पढ़ा हो तो पता नहीं, ये मैंने तो इसको पहली बार पढ़ा है। इसका कैप्टर टेलर है इसका आंसर, ये आ जाएगा 121 का। 1 मिनट, 121, हाँ यही है भाई। हिंदी में मैं हिंदी का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, जिसकी अपनी लिपि है, जिसमें अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग नहीं होता। और मुसलमानी आक्रमण से पहले जो भारतवर्ष के समस्त उत्तर पश्चिम प्रांत की भाषा थी, वह कथन किसका है? तो ये कैपिटल टेलर का, यही आएगा इसका, यही है। अब चलते महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। और एक होता है इसके पहले भारतेंदु युग, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सरस्वती पत्रिका कब निकाली, ये भी पूछा गया है। तो ये 1903 में इसके संपादक बने थे सरस्वती की पत्रिका के, और ये 1900 में शुरुआत हुई थी, ये पूछ लिया जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। हिंदी भाषा का परिष्कार किया था भाई हिंदी, उन्हें ना व्याकरण और रटने के नियम स्थिर किए थे, ये भी किए थे।
फिर इन्होंने कविता की भाषा के लिए बजर, ये गलत है भाई, ब्रज भाषा का नहीं किया, उन्होंने खड़ी बोली का किया था। अभी मैंने बताया फिलहाल सरस्वती के माध्यम से उन्होंने पत्रिका का श्रेष्ठ स्वरूप सामने रखा, ये भी ठीक है। 1903 और 1920 तक ये इसके संपादक रहे थे इन सरस्वती पत्रिका की। आपसे बहुत पूछा गया। वे मुतमईन के पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ से असर के लिए। शेर वे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सत्ताधारियों के लिए, शोषक पीड़ितों के लिए, साहित्यकारों के लिए, क्रांतिकारों के लिए। तो बताइए भाई इसका आंसर कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर 123 का इसका है शोषितों और पीड़ितों के लिए इसका प्रयोग हुआ है। 123 का 2 हो जाएगा। बहुत पंक्तियाँ पूछी गई हैं इसमें। 124 का देखिए, इनमें से कौन सा नहीं है? फिर नहीं है। वामन के अनुसार पद रचना की विशिष्टों गुणों पर आधारित होती है, ये भी ठीक है। कुंतक ने रीतिमार्ग का आदर्श वर्ण देश माना है। इसमें देखिए भाई 124 का ये 2 नहीं आएगा। कुंतक ने रीतिमार्ग का आधार कवि का स्वभाव नहीं वर्ण देश माना है। उन्होंने कवि का, ये इसमें सही नहीं होगा क्योंकि कुंतक ने ऐसा नहीं है कि कवि का स्वभाव होना जरूरी है। वामन ने 2 भेद माने हैं किसके? रीति की, जो रीतिवादी जो ये घोड़ियाँ वैदर्भी और घोड़ी, वामन ने 2 माना, वैसे इसकी 3 है, वैदर्भी घोड़ी और पांचाली। तो ये इसमें दे दे। रुद्रट ने माना है 3 को, रुद्रट, वैदर्भी घोड़ी और लाठी भेदी। ये इसने लाठी भेदी एक और जोड़ दिया भाई। वैसे सामान्य रूप से 3 ही है, वैदर्भी घोड़ी पांचाली, लेकिन रुद्रट ने इसमें एक और जोड़ दिया लाठी, और वामन ने तो ये 2 ही मानी है, वैदर्भी और घोड़ी। आप देखिए 125 का, निम्नलिखित में से कथन सही नहीं है। अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। अधिसूचना को राजपत्र, बिल्कुल सही है भाई, अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। फिर अधीनस्थ कार्यालयों को आदेशों अनुदेशों की सूचना विज्ञप्ति द्वारा दी जाती है। अधिसूचना कार्यालय आदेशों को विज्ञप्ति द्वारा भाई नहीं दी जाती, वो विज्ञापन से संबंधित है। पूर्व प्रेषित में ध्यान आकर्षित अनुस्मारक कहलाता है। ये बिल्कुल ठीक बात है भाई। पूर्व प्रेषित पत्र के संबंध में ध्यान आकर्षित करने वाला पत्र अनुस्मारक कहलाता है। अर्धसत्कारी पत्र में उत्तम पुरुष, 1 मिनट माफ कीजिए, अर्ध सरकारी पत्र में उत्तम पुरुष एकवचन का प्रयोग किया जाता है। तो 125 का आपका 2 गलत हो जाएगा भाई, 125 का 2 गलत। देखिए भाई वैसे मैंने काफ़ी कोशिश की है कि मैं इसमें गलती ना के बराबर करूँ। अगर कोई गलती हो जाती है ना, तो अगर आपको लग रहा है किसी पर्सन में आपको डाउट हो रहा है, आपके हिसाब से कोई दूसरा है वैसे, तो आप उस कमेंट बॉक्स में से, वैसे मैंने इसे फाइनल आंसर की से इसको चेक किया है और फिर मैंने इसको तैयार किया है। श्रृंगार रस का विरोधी रस है। कुछ जो श्रृंगार रस के यानी साम्यक रस होते हैं, कुछ विरोधी होते हैं। तो 126 में वीर हास्य अद्भुत और करुण, तो इसमें करुण है, ये इसका विरोधी रस है। और साम्य पूछा जाए तो वीर भी साम्य, हास्य भी, अद्भुत है, ये तीनों रस श्रृंगार रस के साम्य, और ये है करुण विरोधी है। किसका? श्रृंगार का करुण विरोधी है। सामासिक पद में द्वंद्व समास, द्वंद्व का मतलब होता है, मतलब एक दूसरे के समान अर्थ, यानी समान दोनों पद जिनको समानता का दर्जा, जैसे माता पिता भाई बहन, ये सब। अब देखिए दाल रोटी, ये भी बराबर का है, पाप पुण्य बराबर है, भाई बहन, ये धीरे धीरे इसका ये आएगा ऑप्शन नंबर 2। तो धीरे धीरे में कौन सा होगा? अव्ययभाव होगा, क्योंकि इनमें पुनरुक्ति, अभी भी मैंने बताया कि पुनरुक्ति जहाँ पर आ जाती है, यानी एक शब्द 2 बार रिवीजन हो जाता है सेम टू सेम, तो उसमें अव्ययभाव समास होगा। 128 रस निष्पत्ति में चित्र तुरुंग न्याय उदाहरण किस आचार्य? भाई इसमें तो बहुत सारे आए हैं काव्य शास्त्र की, तो काव्य शास्त्र को आप लाइटली ना लें
कि वहाँ से कुछ भी आ सकता है, कि कभी बार काव्य शास्त्र से ज़्यादा पूछ लेता, कभी साहित्य से, कभी व्याकरण से, तो आप किसी को भी छोड़ नहीं सकते हो भाई, अपने आप को अगर सुरक्षित रखना है तो देखिए इसमें चित्रतुरंग न्याय उदाहरण का किसने प्रयोग किया है। चित्रतुरंग न्याय शंकुक ने किया है। बटलोलट क्या है, उत्पत्तिवाद है। भट्टनायक है ना, बटलोलक आरोपवाद है, बटलोलक है ना, भट्टनायक उत्पत्तिवाद। अभिनव गुप्त, ये सारे कोई ध्वनिवाद का आनंदवर्धन है, ये आपको याद करने हैं। शंकुक है वो अनुमतिवाद का पूछ लिया जाता है। प्रेरणार्थक धातु नहीं है। प्रेरणार्थक का देखना है, जो प्रेरणार्थक जो धातु होती है उसमें क्या है, कर्ता स्वयं कार्य नहीं, जिसमें माफ कीजिए, प्रेरणार्थक में अब धातु की बात कर रहे हैं, वो तो मैंने वो है, वो बात भी ठीक है, लेकिन यहाँ हम वो बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ धातु की बात करेंगे। इसमें आना, वाना ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है प्रेरणार्थक में। तो देखिए समझाना में आना, पिलाना में आना, धुल से धुलवाना, तो ये समान है। इसमें जगना है, ये नहीं आएगा। जगना है, ये इसमें 4 इसका आंसर हो जाएगा। ये इसमें प्रेरणार्थक का प्रयोग नहीं हुआ है। अब हम चलते हैं 130। निम्नलिखित विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा देखनी है, यानी भाववाचक संज्ञा तो सारी हैं, लेकिन विशेषण से देखनी है। लाघव, लड़कपन, अपनत्व, चुनाव। तो देखिए ये है, लड़का तो जातिवाचक से बनी है, लड़का में पन लग गया। और अपना में सर्वनाम, अपना में तो लगा दिया। चुनना, ये चुनना जिसमें ना होती है क्रिया हो जाती है। और ये लागू, लघु ये है जो विशेषण है, तो लघु से लागू बना है। इसमें 130 का ये एक सही हो जाएगा। सिल्वर वेडिंग कहानी का पात्र कौन है? प्रधान पात्र। पात्र तो सारे हैं, लेकिन इसमें क्या पूछा गया कि प्रधान मुख्य पात्र कौन सा है। ये एनसीईआरटी के पूछे गए हैं भाई। इसमें क्या है, आपको विस्तार से पढ़ना है, इसमें मैं कुछ नहीं बता सकती, कोई समझाने वाली बात नहीं है। तो ये सोदर बाबू है, वो है इसमें मुख्य पात्र, बाकी गुण हैं, बाकी भी पात्र तो सारे हैं, लेकिन ये मुख्य पात्र ये है। तुलसीकृत रामज्ञा प्रश्न बने से, तुलसीकृत, तुलसीदास ने प्रबंध काव्य भी लिखे हैं, मुक्तक भी लिखे हैं। तुलसीदास के बारे में बहुत सारे कथन भी हैं, वो भी आपको देखना है। तो इसमें सुबह इसमें हो जाएगा 132 का हो जाएगा आपका 2। सुबह अशुभ का विचार करना। एक उन्होंने अपने रोग निवारण के लिए भी हनुमानाष्टक लिखी है, हनुमानाष्टक का रचना की थी रोग निवारण के। और रामज्ञा प्रश्न में ज्योतिषी का कुछ ऐसा वर्णन हुआ है, ज्योतिष वगैरह का। तो ये शुभ अशुभ विचार का वर्णन हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका 2 आएगा। भक्तिकालीन कृष्ण काव्य के संबंध में कौन सा वाक्य सत्कथन सही नहीं है? भक्तिकालीन अधिकतर मुक्तक काव्य लिखे गए हैं, तो ये बात भी ठीक है भाई, अधिकतर इसमें मुक्तक काव्य थे। सर्वाधिक प्रिय विषय बाल लीला, प्रेम लीला, सही है भाई। राधा कृष्ण जहाँ होंगे तो प्रेम लीलाएं तो होंगी, और जो कृष्ण होंगे वहाँ बाल लीलाएं भी होंगी, तो ये भी ठीक है। कॉमन सेंस से भी आप क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। अधिकांश कृष्ण पद गीत पदों में रचित है, ये भी है कि यहाँ पर गीतों का लोक मर्यादा का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। लोक मर्यादा का प्रयोग किसमें हुआ है? तुलसीदास की रचनाओं में हुआ है लोक मर्यादा का, और इसमें नहीं हुआ है। इसमें कृष्ण के संबंधित है नहीं, तुलसीदास सूरदास में नहीं हुआ है, ये इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं 134 में। व्यंजना शब्द शक्ति के इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? व्यंजना नहीं पूछा गया है। व्यंजना शब्द पर आधारित न होकर केवल अर्थ पर आधारित है, यही गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि व्यंजना शब्द पर आधारित न होकर केवल अर्थ पर आधारित नहीं। शब्द का महत्व, व्यंजना शब्द एक से अधिक अर्थों की व्यंजना कराई जा सकती है, बिल्कुल बात सही है। व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा से एक से अधिक अर्थों की व्यंजना कराई जा सकती है, बिल्कुल ठीक बात है ये। अभिधेय लक्षण द्वारा अप्रकाशित अर्थ को प्रकाशित करते हैं, तो इसमें ये बात भी ठीक है कि अभिधा और लक्षण द्वारा अप्रकाशित हमें दिखाई नहीं था, वो अर्थ में व्यंजना द्वारा प्रकाशित अर्थ प्रतिमत। व्यंजना होता है जो प्रकाशित सामने अर्थ दिखाई देता है वो प्रकाशित है, और अभिधा लक्षणा के द्वारा अप्रकाशित अर्थ, ये भी ठीक है।
देखिए भाई शुद्ध हैं, प्रत्येक वचन शुद्ध ढूंढना में अब नहीं है पूछा गया, अभी शुद्ध ढूंढना है। एक बार ये नहीं पूछ रहे, एक बार है पूछ रहे हैं पजल करने के लिए, लेकिन आपको उनकी बातों में भटकना नहीं है, आपको सावधानी रखनी है। इसका देखिए इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। प्रत्येक बच्चे को 4-4 पुस्तकें दे दो। मुझे आपसे व्याकरण सीखना है। महात्मा गांधी का देश सदा करते रहे। अभी 8 बजने को 20 मिनट हैं, तो इसमें इसका आंसर होगा ये शुद्ध है। मुझे आपसे व्याकरण सीखना है। व्याकरण सीखना, व्याकरण शब्द ये इसमें आएगा, पुल्लिंग में आएगा। कभी हम दैनिक जीवन में व्याकरण सीखने, व्याकरण स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, लेकिन व्याकरण जो है पुल्लिंग शब्द होता है, इस बात का ध्यान रखें। निमित्त में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। समुच्चय का मतलब होता है जोड़ना, यानी दो वाक्य को जोड़ रहे हो। यद्यपि भी दो वाक्य को जोड़ता है, मगर भी जोड़ता है अर्थात, लेकिन एक का एक है वो, ये दो वाक्य को वही नहीं जोड़ता है। तो हमारे यहाँ 136 प्रश्न पूरे होते हैं, 137 में चलते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते, ये पीछे भी हरिशंकर प्रसाद का एक आया था, अब फिर हरिशंकर प्रसाद का आ गया। ये इसका क्या है, हरिशंकर प्रसाद है व्यंग्यकार थे, इन्होंने व्यंग्य से बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। व्यंग्य के माध्यम, कटाक्ष के माध्यम से इन्होंने समझाया। देखिए प्रेमचंद के जो फटे जूते आपने कहानी पढ़ी होगी, तो उसमें आके उसका अंगूठा बाहर निकला है। ऐसा नहीं है कि उनके पास जूते नहीं थे, वो कहने का मतलब है कि हम ऐसे जो हमारा जो है जूते घिसते घिसते हम मर जाते हैं, लेकिन यदि ये हमारी जो है ये परंपराएं हैं, रूढ़िवादी हो गई हैं, ये परिवर्तन नहीं होती है। तो एक तरफ देखा जाए तो ये भी इसके दो अर्थ है। दूसरी तरफ क्या है कि हम लोग दिखावा करने के लिए हमारे पास जूते नहीं भी हैं, तो भी हम फोटो उतरवाने के लिए तो जूते बदल सकते हैं ना, कि फोटो में आ गए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्हें दिखावे और की प्रवृत्ति, और उन्होंने क्या है, दिखावा पसंद नहीं है। वो दिखावा और की प्रवृत्ति अवसरवादी नहीं है, क्योंकि उन्हें दिखावा करना अच्छा नहीं लगता। कि व्यक्ति का जो स्वभाव है उसमें रहना चाहिए, ना कि दिखाव के लिए हमें ज़्यादा धन लालच इस तरह की भावना होनी चाहिए, क्योंकि आदमी कर्म अच्छे करने चाहिए। तो इसमें ये आएगा। कोट के कल को दाम कुरेल के कुंजरवारो, तो ये देखिए इसमें ये तो वही सारे एनसीईआरटी के कथन दिए गए हैं। तो इसमें चांदी की आवाज सतल, सोने चांदी का आवाज, कल कोत यानी कल धोत के धाम, कल धोत के धाम से क्या मतलब है, सोने और चांदी की आवाज सतल। कल धोत के धाम मतलब सोने और चांदी की आवाज सतल है। ये कुंबड़िता कौन आई जे तर्जनी, ये कुंबड़िया कौन ते तर्जनी, इसको थोड़ा जूम करती हूँ आपको अच्छी प्रकार से दिख जाए। यह कुंबड़ितिया कौन आई जे तर्जनी मई माई, तो इसमें आपका कौन सा आंसर होगा, ते तर्जनी। देखिए माई रामचरितमानस से ये पंक्तियाँ ली गई हैं, और इस पंक्ति में कुंबड़तिया बतिया से क्या मतलब है, कुंबड़ बतिया, इसका अर्थ पूछा गया है। तो इसमें असक्त और निर्बल व्यक्ति है, यानी जिसमें है ना, जिसके जो कमर पे होता है ना, जो कमर का हमारा ऊपरी भाग है गर्दन से थोड़ा नीचे, तो वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है, वो एक तरह की बीमारी होती है, उन्हें कुंबड़ बोलते हैं। उससे क्या होता है, व्यक्ति असक्त और निर्बल हो जाता है, एक तरह की बीमारी हो जाती है। तो उसका इसमें वर्णन किया गया है। अब बढ़ते हैं हम 140वें प्रश्न की तरफ। दिए गए कूट की सहायता से निम्नलिखित उपन्यास और उपन्यास को सम्मिलित कीजिए। तो भाई सम्मिलित वाले आप इसका फायदा उठाएं कैसे। 140 का होगा आपका ऐसे कर लेते हैं इसको, आप भी इसको अच्छी प्रकार से मिला लेंगे। देखिए 140 का है, चितकोबरा सूरजमुखी अंधेरे के अनदेखे अनजाने पुल और जुलूस। देखिए सूरजमुखी अगर आपको एक भी एक भी आ रहा है ना, तो उसको आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। सूरजमुखी अंधेरे के, ये सब ने पढ़ी है कि कृष्णा सोबती की है। सूरजमुखी अंधेरे किसकी है, उसकी है कृष्णा सोबती की। अब देखो आपको बी का 4 कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं भाई बी का 4, हाँ इसमें है बी का 4। तो ये
अगर आपको एग्जाम में है ना बी का चार जहाँ भी आपको ये लगे ना हाँ भाई ये इसमें ये हो सकता है, तो उसमें आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, फिर आप उसको तुरंत लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ हम मिला लेते हैं, आपको एक लगे ना कि 100% यही होगा तो उसको नहीं ढूंढना है, फिर आपको आगे बढ़ जाना है। लेकिन यहाँ मेरा जुलूस है किसका, फणीश्वरनाथ रैणी का है। चित्त को फिर इसका अनदेखे ये सूरजमुखी अंधेरे की क्या है, कृष्णा सोबती का है। चित्त कोबरा क्या है, मृदुला गर्ग की है। और अनदेखे अनजाने पुल राजेंद्र यादव की। देखिए अब एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं। सूरजमुखी अंधेरे किसकी होगी, कृष्णा सोबती की होगी। और चित्त कोबरा हो गई मृदुला गर्ग की होगी। अनदेखे अनजाने पुल हो गई राजेंद्र यादव की। जुलूस की किसकी होगी, फणीश्वर नाथ रेणु की। फणीश्वर नाथ रेणु की एक रचना और भी आई है, वो क्या आई है, जैसे अभी हमने पढ़ा था, कौन सी पढ़ी थी अभी हमने, जल प्रलय। और जल प्रलय क्या था, एक रिपोर्टाज था जल प्रलय, इसी में एनसीईआरटी में रिपोर्टाज पूछा गया है। और इसके साथ इसका मैलांचल भी बहुत पूछा जाता है कि मैलांचल क्या है, आंचलिक उपन्यास है, तो इसका भी ध्यान रखें। जनपदीय हिंदुस्तानी वाले वैज्ञानिक कौन से हैं, यानी खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी कहने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं, जनपद, तो सुनीति कुमार चटर्जी हैं। खड़ी बोली को इन्होंने कहा था कि जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द प्रयोग किया था इन्होंने खड़ी बोली के लिए, तो सुनीति कुमार चटर्जी हैं खड़ी बोली को जनपद हिंदुस्तानी कहने वाले। राजस्थान की रजत बूंदे, ये भी भाई एनसीईआरटी से है, वो एनसीईआरटी से बहुत प्रश्न आ रहे हैं, एनसीईआरटी को आप जरूर करें। और एक बात ध्यान रखिए, ये जरूरी नहीं है कि ये पीजीटी के नहीं है, तो पीजीटी का है तो हमारे नहीं आएगा। आप सभी को ये हरियाणा है भाई, कुछ भी आ सकता है इसमें, टीजीटी वालों को पीजीटी दे दे और पीजीटी वालों का टीजीटी दे दे, नेट का भी दे, कहीं से भी इनका कोई सिलेबस नहीं है। तो आप चाहे टीजीटी के हो चाहे पीजीटी के हो, टीजीटी और पीजीटी के दोनों के परिवेश रख के आप सोल्व करोगे, तो छोड़ोगे नहीं, क्योंकि कहीं से भी ये प्रश्न उठाकर दे सकते हैं। बाकी स्टेट की तरह नहीं है कि ये इन्होंने सिलेबस बना रखा है। तो आपको अगर एग्जाम क्रैक करना है तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान के रजत के रचनाकार यहाँ पूछा गया है, तो अनुपम मिश्र हो गए राजस्थान की, एक मिनट भाई, हाँ यही है राजस्थान की रजत, अनुपम मिश्र ही है, राजस्थान की रजत बूंदे अनुपम मिश्र। दिनकर में कौन सी रचना, दिनकर की कौन सी रचना हो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। देखो भाई, जो अभी मैंने बताया जितनी भी साहित्य अकादमी की है और ज्ञानपीठ या व्यास सम्मान, किसी भी रचना में अगर सम्मान मिल जाता है वह अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है, तो उनको आप नहीं छोड़ सकते, उनको आप जरूर करें, ठीक है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। तो कुरुक्षेत्र, उर्वशी, स्मृति, ओंकार, तो आपको उर्वशी में इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये पूछ लिया जाता है कि एकमात्र महिला जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो है महादेवी। किसी भी महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था, महादेवी को मिला था। कौन सी रचना में, यम्मा में। और कब मिला था, 1982। उसके बाद ये संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। और फिर उर्वशी और एक अज्ञेयकी में मिला है, कितने तो ये 4 जो लेखक ऐसे हुए हैं जिनको ज्ञानपीठ, सिर्फ 4 हुए हैं। उसके बाद ये 4 के बाद फिर ये संपूर्ण साहित्य में दिया जाने लगा। और 4 में से एकमात्र महिला है माधवी वर्मा, जिसे यम्मा के लिए मिला 1982 में। अवधूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोल कहो, इसमें बताइए भाई ये किसकी है, दूत कहो, अवधूत कहो, जोल कहो, तो ये है तुलसीदास की, ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब ये आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसका आएगा 4। कबीर की भाषा को सदुकड़ी किसने कहा, पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, बहुत बार पूछा। और आपको क्या है, आप पजल हो जाते हैं, आपसे ये पूछ लिया है कबीर की भाषा को पंचमेल की खिचड़ी किसने कहा, तो आपने रामचंद्र शुक्ल रट रखा है, आप तुरंत रामचंद्र शुक्ल। आज के बाद आपको ये सस्पेंस नहीं रहेगा, मैं इस प्रकार आप सबको समझाने वाली हूँ। देखिए जो पंचमेल खिचड़ी होती है, अगर हम उसमें 5 जो है
चीज़ें डाल दे, 5 चीज़ों का मिश्रण करके तो वो अपने आप में सुंदर बन जाएगी, सुंदर होगी। तो कौन कहेगा पंचमेल खिचड़ी? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, क्योंकि उन्होंने यानी हमें ऐसे, ये नहीं कि मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ ट्रिक के द्वारा, अगर आप ऐसे समझ सकते हो तो वैसे भी समझ सकते हो। इसके साथ सद्दुकड़ी किसने कहा? तो वो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। गिरीशन ने हिंदी की बोलियों को कितने भागों में बांटा है? तो गिरीशन ने हिंदी की बोलियों को 8 भागों में बांटा है। गिरीशन ने हिंदी की बोलियों को 8 भागों में बांटा है। अब चलते हुए 46 से भगतिन पाठ महादेवी के किस गद्य विधा में है? भगतिन पाठ महादेवी के किस में? समृद्धि की रेखाएं हैं। अब देखिए पूछ लिया जाए समृद्धि की रेखाएं अतीत के चलचित्र, तो ये संस्मरण है भाई। मेरा परिवार पथ के साथी, इसमें मेरा परिवार पथ के साथी, मेरा परिवार में इन्होंने सारे ये नहीं है, ये पशु पक्षियों के बारे में लिखा है। मेरा परिवार, उन्होंने परिवार मानती थी महादेवी जी, तो ये इसने पूछ लिया कि मेरा परिवार में किस 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 को लिया। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ अगर इस्लाम नया होता तो इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसे आज भगतिन किसने लिखी। देखिए भाई ये पंक्तियाँ किसकी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कम से कम मैंने 4-5 प्रीवियस पेपर में मैंने देख लिए, और ये हरियाणा में नहीं बहुत सारे KVS NVS ऑडिट प्लस भी में मैंने देखी है ये पंक्तियाँ। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, तो ज़रूरी नहीं कि आप इस पंक्ति को स्टेट के लिए तैयार करें, और भी आप एग्जाम देते रहे हो ऑडिटर प्लस भी KVS सब देते हो, तो उसके लिए आपको तो मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ अगर इस्लाम नया होता तो इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही है ये बात। लेकिन आप कई बच्चे तो क्या है कि रामचंद्र शुक्ल कर देते हैं हर चीज़ में। निम्नलिखित गद्य पद रचना कीर्ति पताका सारोकचार संदेश राष्ट्रक वर्ण रत्नाकर, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ण रत्नाकर, क्योंकि बाकी जो है ये पद्य से संबंधित है, काव्य है। पताका कीर्तिलता किसकी है? विद्यापति की है, और विद्यापति को क्या मैथिल को देखिए उपनाम भी कवियों के महत्वपूर्ण होते हैं, तो आप उपनाम भी इसके अवश्य करो, उपनाम जो कवियों के लेखकों के। और मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमारा पूरा देखिए पूरा तो सिलेबस बहुत सारा विस्तार है, लेकिन मैंने क्या किया है उस सिलेबस की मलाई यानी मक्खन निकाल के उसमें मैंने बार प्रश्न पूछे थे, वो वीडियो बनाई, उसको देखना ना भूले। अगर आपको एग्जाम में अच्छे खासे नंबर लाने हैं तो बड़ी मेहनत से भाई जितने प्रीवियस ईयर थे ना मैंने इसको सिलेक्ट किया भाई, ये प्रश्न बार आ रहे हैं सारे देखे, तो मैंने सोचा चलो मैं एक वीडियो बना देती हूँ ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो जाए। और एक मैंने तत्सम तद्भव की बनाई है, सिर्फ 10 लाइन में आप तत्सम तद्भव नहीं भूलोगे, वो वीडियो भी आप जरूर देखें। आप ऐसे जब मिलेगी जो आप सब्सक्राइब करोगे प्लेलिस्ट में मिलेगी। इसके साथ ही मैंने और विस्तार सप्तक की भी मैंने ट्रिक द्वारा बताई है, ट्रिक वो देखोगे तो कभी भूल नहीं पाओगे, वो वीडियो भी आप जरूर देखें। अब देखें भाषा, ये भी कुट मिलाना आ गया भाई 49वां। दिए गए कुट साहित्य रचना को सुमलित के दे। भाषा भूषण जसवंत की है, भाषा भूषण जसवंत। जगत विनोद पद्माकर की है, भावविलास देव की है, कवित्र रत्नाकर सेनापति की है, तो इसमें कौन सा आएगा? देखिए भाषा भूषण जसवंत 1 आ 3 की उसी में। देखिए आपको 1 आ 3 यही मिल गया, बाकी मिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप मिला सकते हैं। जगत विनोद यहाँ देखिए ये 1 आ भाषा भूषण हो गया जसवंत का, तो ये 3 हो गई। बै का के हुआ 4 पद्माकर, ये बै का 4 हो गया। भावविलास किसकी होगी? देव की, ये 1 हो गया। कवित्र रत्नाकर सेनापति की होगी, ये हो गया। ठीक है, देखिए मैं आपको एक ट्रिक और बता देती हूँ, आपको बहुत सारे रचना ऐसी ट्रिक नहीं रट सकती। भाव विलासी नहीं, भाव की जो विलासिता होती है यानी भाव के प्रति ये नहीं, ये ऐसा इसमें कोई मतलब नहीं इसका दूर से, लेकिन मैं आपको ट्रिक है सिर्फ हमें
ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना, हमें तो अपनी नौकरी चाहिए, हमें तो ऐसे न बस हमें किसी तरह में नौकरी मिल जाए। ज्ञान आप बाद में ज़िंदगी भर लेते रही हो, लेकिन मैं बता रही हूँ अभी भाव विलासी नहीं, भाव जो हमारे अंदर के जो भाव है और उस विलास, उनके ऊपर ज़्यादा गौर कौन करेगा? कोई देवता ही करेगा, राक्षस तो करेगा नहीं। तो इसलिए भाव विलासी ये हो गया। और भाषा भूषण, इन्हें भाषा को कौन सजाएगा? जो जस प्राप्त करना चाहेगा, तो ये जसवंत हो गया। कवित रत्नाकर, अभी देखिए कवित रत्नाकर, यानी जो रत्नाकर होगा, जिन्हें रत्नाकर जो रत्न वाला होगा, सेना का पति होगा, जो जिसके पास रत्न है वही को सेना का पति बनाए, कि मामूली आदमी को तो कोई सेना का पति नहीं बनाएगा। निम्नलिखित में विकल्प में रचना और राज रचना का सम्मिलित कीजिए। ये हमारा है लास्ट प्रश्न है। आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर, कलम का मजदूर, अमृत राय, क्या भूलो क्या याद करो। देखिए मैं इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको बताने वाली हूँ, देखियो जरूरी नहीं मैं एक के नहीं, कम से कम आपके 7-8 प्रश्न याद करवाने वाली हूँ आपके यहाँ। देखिए आवारा मसीहा, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की ठीक है। और ये पूछ लिया जाता है, आवारा यहाँ पूछ लिएगा जैसे आवारा मसीहा किसकी है, तो आवारा मसीहा किसकी है? विष्णु प्रभाकर की है। आवारा पर, और इसके साथ ही विष्णु प्रभाकर हो गया। फिर है कलम का मजदूर, कलम का मजदूर भाई सम्मिलित नहीं है। फिर है कलम का मजदूर, ये भी एक जीवनी है भाई, कलम का मजदूर किसकी है? जीवनी है। और एक है कलम का सिपाही, तो कलम का सिपाही तो भाई अपने माँ बाप को कौन कहेगा कि मेरा माँ बाप सिपाही नहीं है? तो कलम का सिपाही लिखी थी अमृत राय। और अमृत राय कौन थे? प्रेमचंद के बेटे थे अमृत राय। तो उन्होंने अपने बाप की प्रसिद्धि के लिए उनके जीवन में अमृत राय ने कलम का सिपाही, वो अपने बाप को कलम का सिपाही। अब मजदूर को तो कोई दूसरा ही आदमी मजदूर कहेगा, तो ये मैं से मजदूर और से मैं से मदन गोपाल। तो मजदूर जो है कलम का, मदन गोपाल ने इसको कलम का मजदूर करके जीवनी लिखी थी। और इसने लिखी थी कलम का सिपाही, इसके बेटे अमृत राय ने। और एक इनकी है प्रेमचंद घर में, इनकी दूसरी पत्नी थी शिवरानी, उन्होंने प्रेमचंद घर में। तो प्रेमचंद्र पर 3 जीवनियाँ तो मैंने ही पढ़ रखी हैं भाई, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, प्रेमचंद घर में, इनकी जीवनियाँ। आवारा मसीहा भी जीवनी है, ये किसने लिखी? विष्णु प्रभाकर ने। ये पूछ लिया जाता है ये किसके जीवन पर? शरत चंद्र, क्या भूलू क्या याद करो, हरिवंश राय बच्चन की। ये भी आत्मकथा है, ये आत्मकथा है। तो इसका जो है हरिवंश राय बच्चन की, ये पूछ रहे इनकी भाषा की आत्मकथा कितने भागों में? तो इन्होंने 4 भागों में लिखी है। तो क्या भूलू के याद करूँ, नीड का निर्माण, 10 द्वार से सोपान तक आसी, निराला की साहित्य साधन है, ये रामविलास शर्मा, ये भी ठीक है। तो इसका जो है आंसर होगा, मैंने इसको काफ़ी लंबा खींच दिया, कलम का मजदूर नहीं होगा, मतलब इसका जगह आएगा मदन गोपाल। तो ये देखिए मैंने 4% तो आपके हुए हैं, इसके साथ 8-9% मैंने समझा, बिल्कुल विस्तार से पढ़ाया भी। देखो आपको समझ में कैसा, आप लाइक जरूर करें भाई, और कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखना कि इससे मुझे प्रेरणा मिलती है कि, और मुझे ऐसे आप कुछ नहीं लिखते हो ना कमेंट बॉक्स में नहीं लाइक, तो मुझे ये लग रहा है कि मैं और सुधार करूँ, या कैसा पढ़ाते मुझे समझ में नहीं आता। तो आप अपने विचार जरूर रखें, जैसे भी हो भाई, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, जो भी आपको समझ में आए, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर, और जितना उसके भी शेयर करें, किसी का भला हो जाए, क्योंकि सबके एग्जाम निकलने चाहिए, दिन रात सभी मेहनत कर रहे हैं। और बाकी की वीडियो भी आप देखते रहें, मैं और भी डालती रहूँगी प्रीवियस ईयर, और जो मैंने डाल रखी है वो भी जरूर देखिए आपको कैसी लगी। इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।